Hello children, welcome to our civics class. Students, in the previous session, you heard about the rise of popular movements. The reasons were told to you, under which you were told about the Chipko movement, why this Chipko movement started, what does it mean, and finally what was the result. What was the result, children? Of course, the government banned the felling of trees for 15 years. Do you remember? Okay. You were also told about party-based movements, in which the representatives, they used to lead the protest, but they did not take any part in the electoral affairs. Of course, they continued keeping in relation with the political parties, but that also was for what? That was to do the welfare for the deprived classes. They can put up their demands to the पॉलिटिकल पार्टीज. क्लियर बच्चों, आपने पीछे कल इस चैप्टर के बारे में सुना, जन आंदोलनों का उदय हुआ, क्यों हुआ, उसी परिप्रेक्ष्य में आपको चिपको आंदोलन के बारे में बताया गया. यह आंदोलन क्यों शुरू हुआ, किन के द्वारा शुरू हुआ, इसके बारे में आपने सुना. और कहीं ना कहीं अगर आपको याद है तो उसमें भी भेदभाव ही कारण बना था, क्योंकि एक बार वहां के स्थानीय लोगों को सरकार ने अंगों के पेड़ काटने की इजाजत नहीं दी, और उसी समय उसी भूमि पर अंगों के पेड़ काटने के लिए जो परमिशन सरकार ने दी, वह खेल सामग्री के मैन्युफैक्चरर को दे दी गई, जिससे स्थानीय लोगों को काफी आघात पहुंचा. इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने आंदोलन किया और अंततः सरकार ने 15 वर्षों तक पेड़ों की कटान पर रोक लगा दी. और उसके बाद आपने दलगत आंदोलन के बारे में सुना कि किस प्रकार आंदोलन किए गए, और ये जो आंदोलनकारी थे जिनके नेतृत्व में आंदोलन किया जा रहा था, ये पॉलिटिक्स राजनीतिक कार्यों में ये हस्तक्षेप नहीं करते थे, चुनाव में भाग इत्यादि नहीं लेते थे, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनसे अपना रिश्ता कायम रखते थे, जिससे उनकी जो मांग है, जो समाज में पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, उसके लिए जो भी मांग है, उसके समस्याओं को सुलझाने के लिए जो भी हो सकता है सरकार से, वह उन प्रतिनिधियों के जरिए सरकार तक अपनी मांग पहुंचाते थे. फॉलोड बेटा. नाउ विल कम टू आवर टुडेज पॉइंट. पॉइंट नंबर 4, नॉन पार्टी मूवमेंट. टुडेज टॉपिक इज नॉन पार्टी मूवमेंट. Today's topic is non-party movement. राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन. जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि जो ये आंदोलन हुआ वह राजनीतिक दलों के अंडर में नहीं था, ये बिल्कुल उनसे हटकर था. क्लियर? Children, when we speak about popular movement, it has both social and political issues about which you heard yesterday. But now today we are speaking about the movements that were not identified with any specific political party or group. यह वह आंदोलन था जो किसी राजनीतिक दल से या समुदाय से संबंधित नहीं था. यह आंदोलन कुछ हटकर था, किसी वर्ग के लिए, किन्हीं लोगों की समस्याओं के लिए था. फॉर एग्जाम्पल द वुमेन मूवमेंट, महिला आंदोलन, एनवायरमेंटल मूवमेंट, पर्यावरण संबंधी आंदोलन, स्टूडेंट्स मूवमेंट, छात्र आंदोलन, पीजेंट्स मूवमेंट, किसान आंदोलन, मूवमेंट अगेंस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ तेहरी एंड नर्मदा डैम. ऐसा आंदोलन चलाया गया जो तेहरी और नर्मदा बांध के कंस्ट्रक्शन को लेकर था. इस प्रकार के आंदोलन चलाए गए. But now you should know that why these were known as non-party movements. क्यों इन आंदोलनों को हम non-party movement के नाम से जानते हैं? Because children, the leaders, the activists,
They were not engaged in party politics, but they tried all their best to solve the problems which were faced by the people living in the society, and those people were the deprived sections of the society. क्योंकि जो इसके लीडर्स थे, जो कार्यकर्ता थे, ये किसी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अपना कार्य नहीं करते थे, बल्कि इनका मानना था कि जो समाज में असमानता है, जो पिछड़ा वर्ग है, जिनके साथ अन्याय होता है, उनका शोषण होता है, उनके लिए इनकी मांग होती थी, उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए मांग रखते थे. सो दे केम अप विद कलेक्टिव एक्टिविटी. इन्होंने क्या किया, इन्होंने मिलकर एक संगठन बनाया. उस संगठन के जरिए ये उन समाज के दलित वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, जिनके अधिकार नहीं मिलते थे और लोगों के बराबर, उनके लिए उन्होंने काम किया. They did not form any party. उन्होंने कोई एक पार्टी, कोई एक दल नहीं बनाया. But what was the aim? The aim was to encourage people, encourage the Dalits. वे उन लोगों को जिनके अधिकार उन्हें नहीं मिलते थे, वे उन्हें प्रेरणा देते थे, समझाते थे कि they should go forward to protect themselves. उन्हें खुद आंदोलन में आगे आना चाहिए, अपनी मांगों को रखना चाहिए, जिससे उनके मौलिक अधिकारों का हनन ना हो. Now we'll see what were the reasons for the emergence of non-party social movement. अब हम देखेंगे कि इस प्रकार के राजनीतिक दलों से स्वतंत्र जो आंदोलन हुए, ये क्यों हुए, क्यों इनका उदय हुआ. The first was that the people were too disappointed with the economic growth. जो जन था, जो पब्लिक थी, वह आर्थिक जो भी उन्नति हो रही थी उससे वह बिल्कुल संतुष्ट नहीं थी. Because in 1980s the plans were implemented, but the number of job seekers and the malnutritious people were increasing. क्योंकि जो 1980 में आपने पीछे लेसन 3 में पढ़ा है, आपके इस विषय में आपने कल भी सुना था कि किस प्रकार देश के लिए विकास के लिए नीति बनाई गई. तो उस परिप्रेक्ष्य में नीतियां बनाई, लागू किया गया, लेकिन जितने रोजगार पाने वाले थे लोग, उनकी संख्या अधिक थी और उनकी संख्या भी बढ़ रही थी जो कुपोषण का शिकार हो रहे थे. तो इससे जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोग्राम हुए, उसमें कहीं से कोई बैलेंस नहीं बना, जिससे जनता में असंतोष था. And yesterday also you heard about that they wished that the redistribution of land for the welfare of landless agricultural laborers should be done. Here also the same, that program was still awaiting. आपने कल भी सुना था कि पुनः भूमि का पुनर्वितरण किया जाए, जिससे जरूरतमंदों को सरकार भूमि दे और वे अपने लिए जरूरत कम से कम पेट भर खाने का अनाज तो उत्पन्न कर सकें. लेकिन यह भी अभी ये प्रोग्राम, अभी ये जो कार्यक्रम था वो लंबित पड़ा हुआ था. The second point is about the fall of जनता पार्टी गवर्नमेंट. जनता पार्टी की सरकार बनी थी, अगर आपको याद है, आपने अभी पीछे लेसन्स में सुना है. 1977 में जनता पार्टी दे फॉर्म द गवर्नमेंट एट द सेंटर. उन्होंने केंद्र में अपनी सरकार बनाई. But unfortunately, by 1979 there was political instability. लेकिन 1979 तक पुनः सरकार में अस्थिरता दिखाई दी. What was the result of that? The voters were disappointed. मतदाताओं से स्पष्ट है कि जनता असंतुष्ट हो गई. Again the election took place where Congress proved its dominance in 1980. तो ऐसी स्थिति में जहां साधारण जनता निराश है, सरकार से निराश हो रही है, तो आवश्यक है कि कोई ना कोई संगठन, राजनीतिक दलों से हटकर ऐसा कोई संगठन हो जो उनकी मांगों को रखे और सेल्फलेस सर्विस के रूप में निस्वार्थ उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाए और उसे प्राप्त करने का, मांगों को दिलवाने का, पूरा करवाने का हर संभव प्रयत्न करे. The next is about the women's status and gender inequality. आप जानती हैं महिलाओं की क्या दशा थी. लैंगिक भेद था. हिस्ट्री के स्टूडेंट्स ने पीछे चैप्टर्स में सुना है. You all have heard a lot about the status of women, where there was difference between men and women.
स्त्री पुरुष में भेद था और स्त्री पुरुष के आधार पर, लिंग के आधार पर जो अधिकार मिलते थे उसमें भी भेद था। इसके बारे में हिस्ट्री के स्टूडेंट्स ने पीछे चैप्टर में पढ़ा है और आप सभी इस बात से जानती हैं, आप इसकी जानकारी आप सबको है कि लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। सो इट इज सेड दैट द वुमेन दे वेर हार्शली ट्रीटेड इन द सोसाइटी। महिलाओं के साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार किया जाता था। उन्हें आवश्यकता थी ऐसे लोगों की जो इनका उत्तर थोड़ा सा इनके लिए सहारा बने, इनकी समस्याओं, महिलाओं की समस्याओं को सुने। बिकॉज वाई दे वेर exploiting the women, why the women were harshly treated? Because there was dominance of men in the society. आखिर इन महिलाओं के साथ अत्याचार क्यों होता था, उनका शोषण क्यों होता था, क्यों इतनी सारी कुप्रथाएं थी, जैसे दहेज प्रथा। ये भी तो महिलाएं ही इसमें शिकार होती हैं। तो आखिर ऐसा क्यों था? क्योंकि वो समाज ही पुरुष प्रधान समाज था। So these people, they started movement against the male dominance in the society. The next, the fourth point is about the problem of small peasants. जो समाज में रह रहे छोटे कृषक थे, they also were very disappointed because whatever was done, whatever the plans were implemented was not much benefiting the small peasants. Why? Because कारण क्या था? Either they were not paid properly or they were landless laborers. उनके पास ना अपनी जमीन नहीं थी और जो परिश्रम करते थे उसका पारिश्रमिक उनको नहीं मिलता था। तो इस प्रकार तो छोटे कृषक ही शोषण का शिकार होते थे। So they started agitating against the government policy. इस दिन उन्होंने सरकार की नीतियों का विरोध करना आरंभ किया, जिसका साथ इन संगठनों ने दिया। Then comes the issues of Dalit and tribal movements. अब यहाँ दलित और जो ट्राइबल थे उन्होंने भी आंदोलन चलाया। बिकॉज दे स्टार्टेड थिंकिंग दैट वॉट एवर इज गवर्नमेंट इज डूइंग, इट इज नथिंग इज डन एज फॉर द वेलफेयर फॉर अस। दलितों के उद्धार के लिए ऐसा कोई नियम अलग से नहीं बन रहा है कि उनके साथ जो शोषण हो रहा है, जो उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उसके लिए कोई नियम बने। इसलिए ये दलित वर्ग बड़ा ही निराश था। They thought that they are only used as the vote bank. Especially they said it about Congress, who used these people for its vote bank. So what happened at the end? What happened? आखिर इसका कुछ तो काम होना था। At the end, it is said that non-governmental organizations, you must have heard the word NGOs, non-governmental organizations, ये सरकारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते। They emerged and they started paying attention for the rights of women. और इन NGOs ने क्या किया? महिलाओं के अधिकार के क्षेत्र में आवाज उठाई। दलितों के अधिकार के क्षेत्र में काफी ध्यान दिया। जो कृषक थे, जो भूमिहीन कृषक थे, उनके लिए इन्होंने सरकार से मांग की। Because they wished for social transformation, क्योंकि ये चाहते थे कि समाज में सुधार हो, पूर्व से चली आ रहे सारे प्रथाओं में परिवर्तन हो, सभी को समान अधिकार मिले। Now children, we'll see to point number 5. Point number 5, Dalit Panthers. Point number 5 is Dalit Panthers. Dalit Panthers are social organization who worked for the caste discrimination. Dalit Panther एक ऑर्गेनाइजेशन था जो ऊंच नीच का भेदभाव जाति के आधार पर किया जाता था, उसके विरोध ये काम करते थे। And they aimed at destroying caste system. ये समाज में जो जाति विभेद है उसको ये समाप्त करना चाहते थे। And founder of Dalit Panthers were Namdeo Dhasal and J.V. Pawar. It was established on 29th May 1972 in Maharashtra.
As you know that Namdev Dhasal was a popular poet. So there are few words, as you know, this also children, that the poets, the writers, not only now, but even if you think about the freedom movement, that time also the scholars, poets, writers, they played an important role. They, whatever matter was written by them, that was done to awake the people, make the people get rid of the darkness which was prevailing in the society, make the people know the reality of the society. So here also there are few words from Namdev Dhasal's poem. The word is pilgrim of darkness. So these words were said for whom? It was said for Dalits. अंधेरे की पथ यात्रा उनके पोयम का एक कुछ शब्द हैं। ये अंधेरे की पथ यात्रा दलितों के लिए कहा गया। एंड सनफ्लावर गिविंग फकीर, सूरज मुखी आशीषों वाला फकीर किसे कहा गया? Do you all know, children? Just check. How many of you all know? Must be many. It was said for Dr. Bhimrao Ambedkar. Very popular name. And I hope you all must be watching the serial of Dr. Bhimrao Ambedkar. Try to watch Pita. It's good. You will gain knowledge. Okay. So the poets of Maharashtra, they wrote a lot about the society in the decade of 70s. 70 के दशक में जो महाराष्ट्र में पोएट्स थे, राइटर्स थे, उन्होंने समाज में जो भी असमानता थी उसके बारे में पोएम्स में अपने बहुत कुछ लिखा. बट nothing was done for it. Still, Dalits, they were facing the inequality, discrimination, and they were suppressed in the society. जो ये दलित वर्ग था, इनके साथ असमानता का व्यवहार होता था, पिछड़ापन था, उन्हें कोई अधिकार ही नहीं मिलते थे, चाहे वो सामाजिक हो चाहे राजनीतिक हो. हर तरह से उनको समाज से बहिष्कृत माना जाता था. These people, they also hope that they will have the future where they can wish to shape themselves. उनका सोचना था कभी ऐसा भविष्य आएगा जब हम खुद अपने बारे में जो सोचेंगे वो हम करने के लिए स्वतंत्र होंगे, हमें भी औरों के समान स्वतंत्रता होगी अपने भविष्य को बनाने की. इस प्रकार से ये लोग समाज में बहिष्कृत थे कि इनके विचार ही बदल चुके थे. स्वप्न केवल देखते थे शायद कभी हमारे भी दिन अच्छे आएंगे. So on this, who worked very hard? Dr. Bhimrao Ambedkar. So you all should know who was Bhimrao Ambedkar, what was his role in framing the constitution. I will not tell you, you all must be knowing and you were told in lesson 1 and 2. Okay, go through it. So what did he do? He wanted to see that the discrimination on social and economic field which is prevailing in the society, which has created a deprived system in the society, a deprived section in the society. जो यह असमानता है उससे समाज में एक अलग सा वर्ग बन गया है, एक बहिष्कृत वर्ग हो गया है, इसलिए इनके उद्धार के लिए काम किया जाना चाहिए. So with this we'll see point number 5A, origin. 5A, origin. Point 5A is origin. उदय. कैसे आखिर दलित पैंथर्स के उदय के बारे में इसमें आप सुनेंगे. Children, by early 1970s, the educated Dalits, they raised their voice. And these Dalit Panthers, they were militant organization of youth which was formed in Maharashtra in 1972. ये दलित पैंथर्स दलित युवाओं का एक संगठन था जिसका 1972 में महाराष्ट्र में उदय हुआ. So they fought against the inequality, discrimination in each and every field in the society. And you know that our constitution has also abolished the practice of untouchables. आप जानती हैं संविधान के द्वारा भी छुआछूत की भावना को पूर्ण रूप से बैन लगा दिया है, समाप्त कर दिया गया है. कोई भी व्यक्ति समाज में या घर में या कहीं आप अपने घर में काम करने वाले के साथ भी आपको बड़ी सौम्यता का व्यवहार करना है. We cannot be
You cannot be all that time dominating them. We should not do. So the constitution has also made a rule. That is why the law was made and it was effected. It came into it effects in 1960 and 1970s. The सरकार ने भी 1960 और 69 के समय इस परिप्रेक्ष्य में नियम बनाए. कितने भी नियम बने बच्चों, but still the society, the discontentment was still prevailing in the society. नियम तो बने लेकिन कहाँ तक लागू हुए, जो उच्च वर्ग था कहां तक उन्होंने उन दलितों को स्वीकार किया, उन्हें उनका अधिकार दिया, किस प्रकार से उनका शोषण होता था, इसके बारे में आप सुनेंगे. नाउ यू कैन हियर टू द पॉइंट्स हाउ दे वर डोमिनेटेड, किस प्रकार उनके साथ भेदभाव किया जाता था. पॉइंट नंबर 1 इज दैट दे वर डिनाइड टू यूज द कॉमन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. हम और आप कहीं भी जाकर खड़े होकर पानी पी सकते हैं जहां पेयजल रखा है, लेकिन ये बेचारे, इनको ये अधिकार नहीं था कि कहीं भी जाए, कहीं खड़े होकर किसी भी नल से ये पानी पी सके. इनके लिए कुओं का भी प्रबंध बिल्कुल अलग दूर जगह होता था. ये समान स्थान पर पानी भी इन्हें पीने की मनाही थी. Point number 2 is that the Dalit women, they were dishonored in the society. They were abused in the society. समाज में महिलाओं को कोई सम्मान नहीं मिलता था. उन पर भद्दे शब्दों का प्रयोग करते थे लोग, उन्हें भद्दे शब्दों से बुलाते थे. Of course, it was too insulting for the women. Point number 3, discrimination in the society. समाज में भी ये जहां चाहे ये दलित नहीं जा सकते थे. They were banned to go to the public places. They cannot go. उन्हें आजादी नहीं थी कि उन सामाजिक स्थानों पर जहां हम और आप आज सब एक साथ जाते हैं वहां कोई भेदभाव नहीं है. उस समय ये भेदभाव था. इनके लिए वो पब्लिक प्लेसेस बिल्कुल वर्जित थे. एंड पॉइंट नंबर 4 इज दैट द रेजिडेंट्स वेर टू बी बिल्ड अवे फ्रॉम द सोसाइटी. इसके बारे में भी आपने चैप्टर्स में खासकर हिस्ट्री वाले बच्चों ने पढ़ा है कि इन दलितों के लिए ये भी छूट नहीं थी कि जहां आम जनता रहती वहां ये रह सके. इनके लिए एक अलग क्षेत्र निश्चित था जहां इन्हें अपना आवास बनाना पड़ता था. ये और लोगों के साथ नहीं उठ बैठ सकते थे. यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति आता जाता है सड़क पर तो उनके बराबर में ये लोग चल नहीं सकते थे. इवन कभी कभी तो ऐसा भी पढ़ा गया, देखा गया, इतिहास में इस बात का वर्णन है कि ये लोग जब सड़कों पर निकलते थे तो एक तरह की आवाज करते थे जिससे अगला सड़क पर चलने वाला या बाकी सामान्य लोग जान जाए कि ये लोग आ रहे हैं और वो लोग उस रास्ते को छोड़ देते थे. इस प्रकार से ये लोग बहिष्कृत थे. द नेक्स्ट इज दैट they did not get any respect in the society. समाज में भी इनको सदैव ही नीचा समझा गया. एक साथ ही खड़े होकर बराबरी में बात भी नहीं कर सकते हैं. All these incidents you can see in the serial which is going on these days about Bhimrao Ambedkar. All things were prevailing in the society in earlier period. But children, time changed. समय में परिवर्तन आया. The political parties were supported by Dalits. जो राजनीतिक दल थे उनको दलितों ने अपना सहयोग दिया. Of course, the representation in electoral system was not a success. ये सही है कि चुनावी मैदान में इन नेताओं को सफलता नहीं मिली because they were in need to ally with another political party. क्योंकि उस समय उन्हें गठबंधन की आवश्यकता थी. और हुआ वही. बाद में इन दलितों ने जिन नेताओं को अपना समर्थन दिया उन नेताओं ने अगली पार्टी के साथ गठबंधन किया और अपनी मांगों को रखकर जो बहिष्कृत जनता थी उनके समस्याओं का इन्होंने समाधान किया. सो द दलित पैंथर्स वर एबल टू रिस्टोर टू मास एक्टिविटी फॉर देयर राइट्स. नाउ विल सी टू पॉइंट नंबर 5B, एक्टिविटीज. 5B is activities. Point number 5A, origin. Point number 5B is activities. अब दलित पैंथर्स ऑर्गेनाइजेशन था, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन था, एक सामाजिक संगठन था. तो इनकी क्या गतिविधियां थी? यू विल हियर दिस इन पॉइंट्स. इसको आप अलग अलग पॉइंट्स में सुनेंगी. द फर्स्ट वाज दैट दे
were against all kinds of social, political and economic exploitation prevailing in the society. इन्होंने सबसे पहले जो समाज में आर्थिक असमानता है, मतलब उनको एक समान वेतन नहीं मिलता, एक समान पारिश्रमिक नहीं मिलता, पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन है, उन्हें राजनीतिक अधिकार नहीं मिलते, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है, उनको अन्य लोगों के बराबर कोई भी रोजगार के साधन नहीं मिल पाते जिससे वे अपना जीवन आसानी से कम 3 वक्त की रोटी खाकर सो सके। इस प्रकार उनके साथ शोषण उनका किया जाता था। पॉइंट नंबर 2 इज दैट दे स्टार्टेड एजुकेटिंग अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम एंड डोमिनेंट फोर्स। इन्होंने क्या किया, बड़े ही आप कह सकते हैं आत्मनिर्भर होकर जो समाज में जाति प्रथा थी, भेदभाव था, उसका विरोध किया। एंड अबाउट द डोमिनेंट फोर्स यू हैव हर्ड दैट देयर वर सिस्टम डिविजन्स इन द सोसाइटी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, in which the Shudras were totally exploited. So these Dalits were also exploited children. They too were badly treated in the society. There were people who were dominating them. You have heard about Brahmins, that how they used to dominate the other people. Other people means you're talking about the Shudras. They were not giving the rights. Rights were not given to these people. Then comes the point number 3, that they wanted land to be given to poor peasants and the landless laborers. इनकी एक मांग थी, ये चाहते थे कि जो बेचारे गरीब कृषक हैं या जो श्रमिक हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, उनको भी भूमि सरकार के द्वारा दी जाए। क्योंकि आपने भी सुना कि इकोनॉमिक्स एक्सप्लॉयटेशन था, उचित पारिश्रमिक नहीं मिल रहा था, उचित सुविधाएं नहीं मिल रही थी, जिससे इनकी जीविका अर्जित करने में इन्हें काफी कठिनाई हो रही थी। सो दे वांटेड दैट लैंड शुड बी गिवन टू द पुअर पीजेंट्स एंड द लैंडलेस लेबरर्स। पॉइंट नंबर 4 इज दैट दे वांटेड टू ऑर्गेनाइज पुअर पीजेंट्स, लैंडेड लेबर्स and workers in the factory or any other places those who are working. These people, they wanted to organize all these people so that they can have a strong organization. ये अपना एक मजबूत संगठन बनाना चाहते थे जिसमें गरीब कृषक हों, भूमिहीन कृषक हों, उसके साथ ही साथ जो भी लोग दलित जो कहीं फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी भी तरह का काम करते हैं अपना जीविका चलाने के लिए, वो सब मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन बनाए और वो संगठन मजबूत हो जिससे उनकी समस्याओं का निपटारा हो सके। सो द प्रोटेस्ट कंटिन्यूड। जो भी प्रोटेस्ट था, जो एजिटेशन था, आगे भी जारी रहा। What happened at the end? Government passed a law in 1989. 1989 में सरकार ने एक एक्ट बनाया। In that it is said that the people who violate the rights of the Dalit, they will be rigorously punished. उस नियम में ये बनाया गया कि जो भी लोग इन दलितों के अधिकारों का हनन करते हैं, असमानता का व्यवहार करते हैं, इनका शोषण करते हैं, उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा। And the people, the Dalits, those who were educated, they were asked that they should utilize their creativity in the protest. उनसे ये मांग की गई, उम्मीद की गई कि जो भी उनमें रचनात्मक कार्य है, जो उनकी क्षमता है, वो उससे एजुटेशन में आगे बढ़ाएं, अपनी मांगों को पूरा करवाने में उसमें अपना सहयोग दें। So even you heard about the Dalit, the writers who have written a lot about the Dalits. That also played an important role, so that the other people also may know about the reality, the condition which were faced by the Dalits. And in post-emergency period, there was, in the election, there was a compromise. कहा जाता है कि आपातकाल के बाद का जो समय था, उस समय इन दलितों के साथ कॉम्प्रोमाइज, समझौता हुआ ताकि इनको कुछ सपोर्ट दिया जा सके। आपने भी तुरंत सुना कि जरूरी था इनके रिप्रेजेंटेटिव्स को कि अन्य दलों के साथ एक गठबंधन करें, लेकिन बच्चों इसका अंत सफल नहीं हुआ। There was a split and finally it was declined. Dalit Panthers was declined and it was replaced by Backward and Minority Community Employees Federation. इसके स्थान पर Backward and Minority Communities Employees Federation ने इनका स्थान लिया।
अर्थात आज भी ऐसी संस्थाएं हैं, संगठन हैं जो हमारे आपके मांग को सरकार के समक्ष रखते हैं, जो हम स्वयं जाकर प्रत्यक्ष रूप में शायद ना रख पाते हैं। तो ऐसे संगठन हैं जिनके जरिए हमारी मांग पूरी होती है। बिकॉज आवर फंडामेंटल राइट्स आर ऑल अंडर द गाइडेंस ऑफ द कोर्ट। हमारे अधिकारों का रक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। ओके चिल्ड्रन, आई होप यू आर क्लियर। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।